जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विद सुमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कक्षा स्टार्ट हो चुकी है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और सभी को वीडियो को शेयर भी करना है। और जो भी साथी अभी तक टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़ पाए हैं वो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएँ। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, फिर उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक, STUDY स्टडी TRICK, ठीक है। IAS स्टडी ट्रिक आप सर्च करेंगे तो ज्वाइन हो जाना, जहाँ पर PDF और बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको मिलता है। आज हम हिंदी पेडागोजी में पार्ट 6 के बारे में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो स्टार्ट करेंगे आज का ये वीडियो। सभी साथी आ गए हैं और स्टार्ट होने वाला है आज का जो टेस्ट है। आज के टेस्ट में हम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और जिसके पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं जाती है तो बेल आइकन को दबाएं और उसमें आता है ऑल पर क्लिक जरूर करें, ठीक है। और सब्सक्राइब कर लें सभी लोग, है ना। स्टार्ट करेंगे आज का ये वीडियो जी। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वो क्या है, उपचारात्मक शिक्षण को सफल बनाने के लिए निम्न में से किसका सहारा लिया जाता है। हमें बताना है उपचारात्मक शिक्षण को सफल बनाने के लिए किसका सहारा लिया जाता है। दृश्य श्रव्य साधनों का, शिक्षण विधियों का, अभ्यास कार्य का। तब हमें बताना है, 4 विकल्प हैं और 4 में से एक का चयन करना है। क्या हो जाएगा आपका सही उत्तर। तो उपचारात्मक शिक्षण को सफल बनाने में सभी लोग बताएंगे, सभी को स्टार्ट करना है। उपचारात्मक शिक्षण को सफल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका सहारा लिया जाता है। तब आपका उत्तर क्या होगा, सभी का सहारा लिया जाता है। दृश्य श्रव्य साधनों का भी, शिक्षण विधियों का भी, अभ्यास कार्य का भी। यानी विकल्प नंबर जो डी है आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा, डी नंबर का, ठीक है। अपना सभी लोग आकलन करते जाएंगे, अपने अपने सभी लोग नंबर बताएंगे फिर लास्ट में, ठीक है। तो सभी लोगों को अपना अपना जो क्या है तो सभी को देखना है, ठीक है। 4 विकल्पों में से अपने अपने नंबर सभी लोग काउंट करते जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, उपचारात्मक कार्य होना चाहिए। तो प्रश्न क्रमांक 2 का उत्तर सभी लोग बताएंगे, उपचारात्मक कार्य होना चाहिए प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर, या फिर प्रत्येक माह, या फिर वर्ष में 3 बार। सभी लोग बताएंगे आपका जो उत्तर हो जाएगा, वर्ष में 3 बार या वर्ष में 4 बार। तो हमें उत्तर बताना है, 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का चयन करना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे जी। उपचारात्मक कार्य होना चाहिए तो क्या होगा इसका उत्तर। तब अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है कि जो उपचारात्मक कार्य होने चाहिए वो होने चाहिए प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर। यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर बिल्कुल सही है, उपचारात्मक कार्य होना चाहिए प्रत्येक पाठ की समाप्ति पर। तब अगला क्वेश्चन देखेंगे, ए नंबर आपका सही है। जिन्होंने भी ए बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। उपचारात्मक शिक्षण का आधार निम्न में से कौन सा है। स्वपरीक्षण, पाठ पुस्तक परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण या फिर व्याख्यान परीक्षण। तब हमें बताना है उपचारात्मक शिक्षण का आधार क्या है। कल जब हम पढ़ रहे थे कि उपचारात्मक और निदानात्मक, तो मैं आपको बता दूं कि निदानात्मक जो परीक्षण होता है इसमें कारणों की खोज की जाती है और उपचारात्मक परीक्षण में उन कारणों के आधार पर उपचार किया जाता है ना। तो हमें ये चीज़ याद रखनी है। तब उपचारात्मक जो शिक्षण का आधार माना जाता है साथियों, वो माना जाता है क्या, निदानात्मक परीक्षण। यानी कि जब कारणों का पता चल जाता है उसके बाद उपचारात्मक परीक्षण होता है ना। तो इसका जो विकल्प नंबर सी जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्रों को अधिक से अधिक बोलने व पढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। मन से भय एवं झिझक की भावना निकालनी चाहिए। को अभ्यास के समुचित अवसर उपलब्ध करवाना चाहिए या फिर उपर्युक्त सभी। तो बोलने में कठिनाई अनुभव करने वाले छात्रों को क्या करवाना चाहिए, उत्तर हमें बताना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे। 4 विकल्प हैं और 4 में से एक का चयन करना है। सभी लोग करेंगे एक का चयन। जब प्रश्न क्रमांक जो 4 का उत्तर हो जाएगा साथियों वो क्या होगा। अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है। जिन्होंने भी डी बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। वो अपने 1 अंक में इजाफा करते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। डी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मौखिक अभिव्यक्ति के समय होने वाली त्रुटियों पर बार बार टोकने से क्या होता है। 4 विकल्पों में से एक चयन लिखो। पहला विकल्प है बच्चों की त्रुटियां खत्म हो जाती हैं। दूसरा है बच्चे अपनी त्रुटियों के कारण को समझ जाते हैं। बच्चे धीरे धीरे खामोश होने लगते हैं, या बच्चों के भीतर आत्मविश्वास बढ़ता है। तब हम सभी को बताना है उत्तर। 4 विकल्प हैं हमारे सामने और हमें बताना है कि जो मौखिक अभिव्यक्ति के समय होने वाली त्रुटियों पर बार बार टोकने से क्या होता है।
सभी लोग उत्तर बताएंगे और सभी को बताना है। 4 विकल्प हैं, ए बी सी डी, सभी लोग उत्तर बताना है यहाँ पर, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर प्रश्न क्रमांक 5 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 4 विकल्पों के माध्यम से सभी को उत्तर बताना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा? सी। जिन्होंने भी बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है, वो 1 नंबर का अपना इजाफा कर लें अपने स्कोर में, सी नंबर वाले, ठीक है। मौखिक अभिव्यक्ति के समय होने वाली त्रुटियों पर बार बार टोकने से बच्चे धीरे धीरे खामोश होने लगते हैं, यानी कि सी नंबर आपका सही होगा, खामोश होने लगते हैं, ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर बार बार आप टोकते हो तो बच्चे खामोश होने लगते हैं और जो है फिर बोलने का साहस नहीं बिठा पाते, तो सी नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रागिनी हमेशा हेडपंप को चापाकल बोलती है, एक शिक्षिका के रूप में क्या करेंगे? सभी को बताना है। रागिनी को समझाएंगे कि यह चापाकल नहीं हेडपंप है, संपूर्ण कक्षा को बताएंगे कि हेडपंप को चापाकल भी कहा जाता है, या फिर उसे डांटेंगे कि उसने गलत शब्द का प्रयोग किया है, या फिर उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देंगे। तो प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर हमें बताना है। रागिनी हमेशा हेडपंप को चापाकल बोलती है और एक शिक्षिका के रूप में आपका जो कर्तव्य होगा वो क्या होगा? तब अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है कि विकल्प नंबर जो आपका है वो क्या हो जाएगा? उत्तर होगा बी, यानी कि संपूर्ण कक्षा को बताएंगे कि हैंडपंप को चापाकल भी बोलते हैं, यानी कि बी नंबर जिन्होंने बताया है उनका बिल्कुल सही है, ठीक है, हैंडपंप को चापाकल भी बोला जाता है और इस संपूर्ण कक्षा को वो बताएंगे, तब आपका जो बी नंबर है वो आपका सही होगा। जिन्होंने भी बी बताया है वो अपना +1 स्कोर कर लेंगे, ठीक है, 1 प्लस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राहुल को जब भी कक्षा में उत्तर देने के लिए कहा जाता है वह हकलाने लगता है, इसका क्या कारण हो सकता है? सभी लोग बताएंगे। राहुल जानबूझकर ऐसा करता है ताकि उसे जवाब न देना पड़े, राहुल को सही उत्तर नहीं पता होता, या यह राहुल की आदत है, या राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है। तो प्रश्न क्रमांक डी का हमें उत्तर बताना है, सभी लोग उत्तर बताएंगे। प्रश्न क्रमांक 7 का उत्तर क्या हो जाएगा? तो 4 विकल्प हैं, ए बी सी डी में से हमें चयन करना है और अधिकांश लोग जो चयन कर रहे हैं वो डी को चयन ज़्यादा लोग कर रहे हैं। बहुत बढ़िया आंसर है सभी लोगों का, डी नंबर बिल्कुल सही होगा कि राहुल बड़े समूह के सामने अपनी बात कहने में मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करता है, तो डी नंबर जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे, प्राथमिक स्तर की कक्षा में संप्रेषण का माध्यम खालिस्तान ही होनी चाहिए, क्योंकि इसी भाषा में ही बच्चे का मस्तिष्क सबसे पहले क्रियाशील होता है। तो किस भाषा में होना चाहिए प्राथमिक स्तर की शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम? 4 विकल्प हैं, अंग्रेजी, मातृभाषा, प्रदेश की भाषा या फिर हिंदी। तो सभी लोगों को उत्तर बताना है कि प्राथमिक स्तर की जो शिक्षा में संप्रेषण का माध्यम होना चाहिए वो क्या होनी चाहिए। तब सभी लोगों को पता है और सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि प्राथमिक स्तर पर अगर मातृभाषा से जो है मातृभाषा शिक्षा का माध्यम है तो बच्चा ज़्यादा क्रियाशील रहता है और ज़्यादा सीखता है, तब आपका बी नंबर बिल्कुल सही होगा, है ना। बच्चे का शुरुआती मस्तिष्क उसके घर परिवेश की आपसी बोलचाल से प्रभावित होता है, वह उसे मातृभाषा के रूप में प्रयोग करता है। प्राथमिक स्तर पर संप्रेषण का माध्यम मातृभाषा ही होना चाहिए। तब अगला क्वेश्चन है, भाषा की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए अभ्यास बच्चों की चीज़ों को परखने, गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से तादात्म्य जो है का अवसर देते हैं, बच्चों की भाषाई और सांस्कृतिक विविधता को सीमित करते हैं, या फिर बच्चों को विस्तृत अभ्यास करने और शिक्षकों को बच्चों की भाषा में सुधार करने के तरीके बताते हैं, या बच्चों का सही आकलन करने में सदैव मदद करते हैं कि वे क्या नहीं जानते। तो हमें बताना है 4 विकल्पों में से भाषा की पाठ्य पुस्तकों में दिए गए अभ्यास ये किस प्रकार से बच्चों के लिए उपयोगी हैं, ये हमें बताना है। 4 विकल्प हैं, 4 विकल्प को अच्छे से पढ़ना है और फिर उत्तर बताना है कि क्या बच्चों को अवसर देते हैं या सुधार करते हैं इस प्रकार से। तो अधिकांश लोगों ने बताया है उत्तर ए, और आपका उत्तर जो हो जाएगा वो ए ही हो जाएगा। बच्चों की चीज़ों को परखने, गहराई से जुड़ने और व्यापक अनुभव स्तर से जो है तादात्म्य का अवसर देते हैं। तब याद रख लेना है आपको कि भाषा की पुस्तकें अंत में दी गई अभ्यास प्रश्नावली बच्चों को 3 प्रकार के अवसर देती है, चीज़ों को परखने, गहराई से जुड़ने और प्राप्त अनुभव स्तर से तथ्यों को जो है तथ्य ज्ञात करने।
इसके जो है अवसर देती है। तब अगला क्वेश्चन है अपना, हिंदी भाषा में सतत आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है? हर 15 दिन में सरल परीक्षा लेना, बच्चों को अपने अनुभवों को कहने लिखने के लिए पर्याप्त अवसर देना, बच्चों से समूह में परियोजना कार्य करवाना, या फिर बच्चों से अनौपचारिक बातचीत करना। तो हिंदी भाषा में हमें बताना है उत्तर क्या होगा। हिंदी भाषा में सतत आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका क्या है? जब 4 विकल्प हैं और 4 का उत्तर बताना है। अपना टेस्ट चल रहा है, अपना जो भी डाउट है, अपना जो भी प्रश्न है, अपन क्या पूछना चाहते हैं, वो 5 मिनट आपको लास्ट में दिए जाएंगे, उसमें हम सभी चर्चा करेंगे। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? बी, यानी कि बच्चों को अपने अनुभव को कहने लिखने के पर्याप्त अवसर देना। ए, बी नंबर जिन्होंने भी बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, बी नंबर का। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। बच्चे जब अपने अनुभवों को कहने तथा लिखने में पूर्णतः आसक्त हो जाते हैं तब उनका आकलन आसानी से किया जा सकता है। सतत मूल्यांकन आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका यही है कि बच्चों को अनुभव को कहने और उन्हें लिखने के उचित अवसर दिए जाएं। तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। तब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है साथियों, भाषा कक्षा में प्रदर्शित सामग्री केवल तब सजावटी हो जाती है जब बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने में उसका उपयोग नहीं होता। वह बच्चों को अनिवार्यतः कोई मूल्य ना सिखाए, वह सामग्री पाठ्य पुस्तक की ना हो, या फिर बच्चे उसे आते जाते देखते हैं। तो बताना है कि भाषा कक्षाओं में, हमें सभी लोग बताएंगे, भाषा कक्षाओं में प्रदर्शित सामग्री केवल तब सजावटी हो जाती है जब, उत्तर सभी लोगों को आना चाहिए, सभी लोगों का उत्तर जो होगा वो क्या होगा? बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाने में उसका उपयोग नहीं होता। तो बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है। जिन्होंने भी उत्तर बताया है ए, उनका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, वो अपना 1 नंबर प्लस करेंगे अपने स्कोर में। सभी लोग काउंट करेंगे अपना अपना नंबर। ठीक है, सभी लोगों को काउंट करते जाना है। जिन प्रदर्शित सामग्रियों का उपयोग पढ़ने लिखने या सीखने में ना हो, कक्षा में उन्हें दिखाना निरर्थक होता है, वे मात्र सजावटी तौर पर ही अपनी भूमिका निभाते हैं। तब अगला क्वेश्चन है, चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अतः हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को हमें बताना है विविध भाषा प्रयोगों से परिचित प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए, या फिर व्याकरण के नियम समझा दिए जाएं ताकि वे अपनी इस क्षमता के माध्यम से जल्दी भाषा सीख सकें, या सतत और व्यापक आकलन की प्रक्रिया से मुक्त रखें, उन पर आवश्यक बोझ न डालें, या कुछ भी पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। तब चॉम्स्की के अनुसार हमें बताना है कि चॉम्स्की के अनुसार बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, और हिंदी भाषा की कक्षा में बच्चों को क्या करना चाहिए? 4 विकल्पों में से एक उत्तर बताना है। तो अधिकांश लोग उत्तर बी बता रहे हैं, कुछ लोग ए बता रहे हैं और कुछ लोग बता रहे हैं सी। तब आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए आपका बिल्कुल सही है। विविध भाषा प्रयोगों से परिचित प्राप्त करने के अवसर दिए जाने चाहिए। तो ए नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ए जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा की कक्षा में भिन्न भिन्न भाषा प्रयोगों का परिचय दिया जा सकता है, बच्चे उन्हें अधिकाधिक ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि चॉम्स्की के अनुसार जो है बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। चॉम्स्की ने माना है कि जो बच्चों के पास भाषा सीखने की क्षमता होती है वो जन्मजात होती है, याद रख लेना है सभी लोगों को। तब अगला क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा नियम पढ़ना सीखने में मुश्किल पैदा नहीं करता? यह सुनिश्चित करना कि ध्वनि के नियम सीखकर उन पर अमल किया जाए, या फिर बच्चों पर सावधानी पूर्वक पढ़ने के लिए जोर डालना, शब्द प्रति शब्द पढ़ते हुए गति को बढ़ाने का आग्रह करना, चित्र संदर्भ और पूर्व अनुभवों के आधार पर अनुमान लगाते हुए पढ़ाने के अवसर देना। तो हमें बताना क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा नियम पढ़ना सीखने में मुश्किल पैदा नहीं करता? सीखने में मुश्किल पैदा नहीं करता तो कौन नहीं करता? सभी लोग बताएंगे। 4 विकल्प हैं, 4 में से एक उत्तर बताना है कौन सा नियम नहीं करता। तो अधिकांश लोग उत्तर बता रहे हैं डी, और कुछ लोग बता रहे हैं, बहुत बढ़िया, डी ही अधिकांश लोगों ने बताया है। तब आपका आंसर भी डी होगा कि चित्र संदर्भ और पूर्व अनुभवों के आधार पर अनुमान लगाते हुए पढ़ाने के अवसर देना, ये जो है सीखने में मुश्किल पैदा नहीं करता। तो डी नंबर बिल्कुल सही होगा। जिन्होंने भी डी बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। विषय वस्तु से संबंधित रंगीन चित्र, संदर्भ व पूर्व अनुभवों से लिए गए अनुमान बच्चों को पढ़ने सीखने में काफी सहायक होते। इसके विपरीत ध्वनि के नियम पढ़ने पर अनावश्यक दबाव,
आदि बच्चों को पढ़ने लिखने में मुश्किल पैदा करते हैं। तब अगला जो क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है तो क्या है? प्राथमिक शिक्षण पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? 4 अक्षर वाले शब्द पढ़ लिख लेना, पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए सभी अभ्यासों को पूरा करना, या फिर दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी बात पर अपनी टिप्पणी देना, सी, या फिर वर्णमाला को क्रम से याद करना। तो प्रश्न विकल्प 4 पढ़ना है और 4 विकल्प में से फिर हमें उत्तर बताना है। तब आपका उत्तर क्या होगा? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो सभी लोग उत्तर बताएंगे और 4 विकल्प हैं, तब ABCD के आधार पर बताना है और अधिकांश लोगों ने बिल्कुल आंसर सही बताया है कि सी नंबर इसका सही होगा। दूसरों की बातों को धैर्य से सुनना और सुनी बात पर अपनी टिप्पणी देना, ये प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। तब आपका बिल्कुल सही आंसर होगा सी। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जातियों, क्या है कि तुम्हारे आसपास ऐसे कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। हिंदी भाषा के इन अभ्यासों का क्या उद्देश्य है? उद्देश्य हमें बताना है। पाठ को अपने अनुभव संसार से जोड़ने की अवसर देना और बहुभाषिकता को पोषित करना, बच्चों की भाषा को कक्षा में स्थान देते हुए जानना कि क्या वे अपनी भाषा में लिख सकते हैं, बच्चों को फूलों और उनकी महक के बारे में विस्तृत जानकारी देना, या बच्चों से यह जानना कि कितने फूलों के नाम जानते हैं। तब सभी लोग उत्तर समझ के बताएंगे, है ना? सभी को समझ करके उत्तर बताना है ना? तुम्हारे आसपास ऐसे कौन कौन से फूल हैं जिनकी बहुत तेज महक है? फूलों के नाम अपनी भाषा में लिखो। हिंदी भाषा के इन अभ्यासों का उद्देश्य क्या होता है? तब अधिकांश लोग जो उत्तर बता रहे हैं कि पाठ को अपने अनुभव संसार से जोड़ने के अवसर देना और बहुभाषिकता को पोषित करना, यानी ए नंबर जिन्होंने भी बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही होगा। किसी वस्तु की ऐसी जानकारी जो उसने अपने अनुभवों से प्राप्त की है, बच्चा अपनी भाषा में आसानी से लिख सकता है। अतः बच्चों को उनके अनुभव संसार से जुड़े प्रश्नों को पूछने के अवसर देने चाहिए। इस प्रकार के जो है अभ्यास से बच्चों की बहुभाषिकता पोषित होती है। तब प्रश्न क्रमांक अपना 16 है, संगीता अक्सर शब्दों को उल्टा लिखती है और लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देती है। उसे लिखने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या खाली स्थान से संबंधित है। आपको बताना है डिस्ग्राफिया से, डिस्कैलकुलिया से, दृष्टिबाधिता से या डिसलेक्सिया से। तब 4 विकल्प हैं। प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर हमें बताना है। समझ के बताएंगे सभी लोग उत्तर क्या होगा। तो 16 प्रश्न क्रमांक 16 का उत्तर बताना है और 16 का उत्तर जो अधिकांश लोग बता रहे हैं कि संगीता अक्सर शब्दों को उल्टा लिखती है, ये जो समस्या है वो समस्या है डिस्ग्राफिया, यानी कि विकल्प नंबर जिन्होंने बताया है उनका एक जो विकल्प है, एक जो नंबर है वो बढ़ता है। ठीक है, डिस्ग्राफिया हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, है ना? तो ये नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेंगे। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकता है या सकती है तो कौन दे सकती है? टीवी पर देखे जाने वाले 15 मिनट के कार्टून कार्यक्रम, गृह कार्य पर व्यय किए जाने वाले 30 मिनट, या फिर एक FM पर 15 मिनट सुने जाने वाले समाचार, या परिवार में होने वाली परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत। तो प्राथमिक स्तर पर सभी लोग बताएंगे, प्राथमिक स्तर पर जो है बच्चों के शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकता है तो कौन दे सकता है? तब अधिकांश लोगों ने बिल्कुल आंसर सही बताने का प्रयास किया है कि जो परिवार में होने वाले परस्पर गुणवत्तापूर्ण बातचीत है, ये प्राथमिक स्तर पर बच्चों की शुरुआती भाषा विकास में सर्वाधिक योगदान दे सकते हैं। तो डी नंबर जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। डी नंबर वालों का आंसर सही होगा, है ना? अगला क्वेश्चन देखो, भाषा अधिगम के अंतर्गत कौन सा कथन सही नहीं है बताना है। 4 विकल्प हैं। आत्मोन्मुख भाषा के माध्यम से बालक स्वयं से संवाद करता है, कम आयु के बच्चे 2 या 3 भाषाओं का प्रयोग नहीं सीख सकते, या सामाजिक भाषा के माध्यम से बच्चा सारी दुनिया से संवाद करता है, या फिर बच्चे अपनी अच्छी खासी विकसित भाषिक व्यवस्था के साथ विद्यालय आते हैं। तो आपको प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है कि भाषा अधिगम के अंतर्गत कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है हमें बताना है, और सही नहीं है तब आपका आंसर क्या होगा? 18 का उत्तर बताना है, और 18 का जो आंसर आपका हो जाएगा वो क्या होगा? सभी लोगों को अच्छे से समझना है और फिर उत्तर बताना है।
तब अधिकांश लोगों ने जो उत्तर बताया है कि यहाँ पर नहीं है, बताना था नहीं है, तब आपका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा? सी नंबर। सी नंबर जिन्होंने भी बताया है कि सामाजिक भाषा के माध्यम से बच्चा सारी दुनिया से संवाद करता है, ये सही नहीं है। सामाजिक भाषा के माध्यम से बच्चा सारी दुनिया से संवाद करता है, भाषा अधिगम के अंतर्गत कथन सही नहीं है, क्योंकि समाज व क्षेत्र की भाषा भिन्न होती है। तो ये चीज आपको समझनी है। सी नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। भाषा की कक्षा में सक्रिय विद्यार्थी का अर्थ है तो क्या है? जो कक्षा में सभी छात्रों से खूब बातचीत करे, जो शिक्षकों के निर्देशों पर कार्य करे, जो कक्षा में चलता फिरता रहे, या फिर जो विभिन्न कार्यों में शामिल होते हुए अपनी गलतियां सुधारे। तो 19 का उत्तर सभी लोगों को बताना है। 19 का आंसर क्या हो जाएगा? भाषा की कक्षा में सक्रिय विद्यार्थी का अर्थ है तो क्या है? सभी को 19 का आंसर बताना है और 19 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सभी लोगों को भाषा की कक्षा में सक्रिय विद्यार्थी का अर्थ क्या है, तब सभी लोग आंसर बताएंगे। 4 विकल्प हैं और 4 में से जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? तब प्रश्न क्रमांक 19 का जो आपका आंसर होगा वो क्या होगा? डी यानी कि डी वाला आपका बिल्कुल सही होगा। जो विभिन्न कार्यों में शामिल होते हुए अपनी गलतियां सुधारे, भाषा की कक्षा में सक्रिय विद्यार्थी कहलाता है। तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। जिन्होंने भी डी आंसर बताया है वो +1 करेंगे, ठीक है, 1 नंबर प्लस करेंगे। बहुत बढ़िया आंसर। डी नंबर जिन्होंने भी बताया उनका आंसर सही है। भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो क्या है? भाषा की पाठ्यपुस्तकें, समृद्ध भाषिक वातावरण, व्याकरण के नियमों की जानकारी, पाठ्यपुस्तकों के शब्दों को रटाना। तो प्रश्न क्रमांक 20 का आंसर सभी लोग बताएंगे। भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो क्या है? 4 विकल्प हैं और 4 में से एक का चयन करना है। भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो क्या है? तब अधिकांश लोग जो बता रहे हैं, कुछ बी बता रहे हैं, कुछ सी बता रहे हैं, कुछ ए बता रहे हैं और अधिकांश लोग बता रहे हैं बी। तो बहुत बढ़िया आंसर समृद्ध भाषिक वातावरण यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। बी नंबर भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। समृद्ध भाषिक वातावरण भाषा सीखने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक होता है, क्योंकि समृद्ध भाषिक वातावरण में ही बच्चा भाषा सीखने में रुचि व सक्रिय बन सकता है। तो बी नंबर बिल्कुल आपका आंसर सही है। द्वितीय भाषा सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है तो क्या है? भाषा शिक्षक का व्यवहार, अभिभावकों का प्रोत्साहन, अभिवृत्ति एवं अभिप्रेरणा, या फिर ये सभी। 21 का आंसर हमें बताना है और 21 का आंसर क्या होगा? द्वितीय भाषा सीखने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है तो क्या है? बहुत बढ़िया। 21 का आंसर 21 का आंसर क्या होगा? सभी लोग बताएंगे सभी का आंसर क्या हो जाता है। तो अधिकांश लोगों ने जो आंसर दिया है वो क्या दिया है? द्वितीय भाषा सीखने की प्रक्रिया में जो महत्वपूर्ण है वो डी नंबर आपका बिल्कुल सही है ना। भाषा शिक्षक का व्यवहार भी, अभिभावकों का प्रोत्साहन भी, अभिवृत्ति एवं अभिप्रेरणा भी और सभी होता है। द्वितीय भाषा सीखने की प्रक्रिया में भाषा शिक्षक का व्यवहार, अभिभावकों का प्रोत्साहन, अभिवृत्ति एवं अभिप्रेरणा आदि सभी महत्वपूर्ण है। तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। यदि सुलेखा रेलगाड़ी को रेलगाड़ी कहती है तो एक भाषा शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे? सभी लोग बताएंगे। 4 विकल्पों में से एक का चयन करना है। सुलेखा से रेलगाड़ी शब्द 30 बार लिखवाएंगे ताकि दोबारा गलती ना हो। उसकी कॉपी पर रेलगाड़ी शब्द लिखेंगे और सुलेखा से पूछेंगे कि लिखे हुए दोनों शब्दों में क्या अंतर है। उसे अपना शब्द स्वयं ठीक करने के लिए कहेंगे। रेलगाड़ी शब्द पर घेरा लगाकर सही शब्द लिखकर सुलेखा की कॉपी वापस कर देंगे, या फिर रेलगाड़ी शब्द पर घेरा लगाएंगे और सुलेखा को डांटेंगे ताकि वह आगे से शब्दों को सही लिखे। तो 22 का आंसर बताना है और अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया है। क्या बताया है? अधिकांश लोग बी बता रहे हैं। बहुत बढ़िया आंसर, बी नंबर आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। उसकी कॉपी पर रेलगाड़ी शब्द लिखेंगे और सुलेखा से पूछेंगे कि लिखे हुए दोनों शब्दों में क्या अंतर है ना, तब आपको उसको समझ में आएगा। तो बी नंबर जिन्होंने बताया उनका आंसर बिल्कुल सही है। यदि प्राथमिक स्तर का कोई छात्र किसी शब्द को लिखते समय छोटी और बड़ी मात्रा में अंतर नहीं समझ पाता तो भाषा शिक्षक को चाहिए कि वह शुद्ध और अशुद्ध दोनों अक्षरों को कॉपी में लिखवाकर उनमें अंतर पूछने को कहे। इससे उसके उच्चारण की ध्वनि त्रुटि आसानी से समझी जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, एक समावेशी कक्षा में कविता पढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे?
कविता पढ़ाने के लिए 23 का आंसर बताना है। कविता को चार्ट पेपर पर लिखकर बच्चों की पहुंच से दूर दीवार पर लगा देंगे और उसकी और संकेत करके कविता जोर जोर से पढ़ेंगे। कविता को टेप रिकॉर्डर से सुनाएंगे ताकि सभी बच्चों पर ध्यान दिया जा सके। कविता को पढ़ने के लिए एक से अधिक विधियों का प्रयोग करेंगे ताकि बच्चों को विभिन्न इंद्रियों से अनुभव करने का अवसर मिल सके। एक ही कविता को 5 बार सुनाएंगे, पाठ करवाएंगे ताकि सभी बच्चों की समझ में आ जाए। तो हमें बताना है कि एक समावेशी कक्षा में कविता पढ़ाने के लिए आप क्या करेंगे। 4 विकल्प हैं, 4 विकल्पों को अच्छे से पढ़ना है और उत्तर बताना है। सभी लोग पढ़ेंगे तब आपका आंसर क्या हो जाएगा। तो अधिकांश लोगों ने जो बताया है वो क्या बताया है, 23 का आंसर बिल्कुल सही बताया है कि कविता को पढ़ने के लिए एक से अधिक विधियों का प्रयोग करेंगे ताकि बच्चों को विभिन्न इंद्रियों से अनुभव करने का अवसर मिल सके। तो सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, सी नंबर आपका बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया। कविता पाठ करते समय शिक्षक बच्चों को भिन्न भिन्न भाव भंगिमा के साथ पढ़ाने का इस प्रकार प्रयास करे कि उसके संकेत, भाव तथा ध्वनि बच्चों को आसानी से समझ में आ जाएं। तब आपका विकल्प नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास 5000 वाक्य होते हैं। अपनी भाषा की जटिलता और समृद्ध संरचनाएं होती हैं। अपनी भाषा का संपूर्ण बाल साहित्य होता है या 5000 शब्द होते हैं। तब 24 का आंसर बताना है। 24 का आंसर क्या होगा सभी लोगों को बताना है। तो विद्यालय आने से पूर्व बच्चों के पास क्या होता है, तो सभी लोग बताएंगे। 4 विकल्प हैं, 24 का जो आपका आंसर हो जाएगा। अधिकांश लोगों ने बिल्कुल आंसर सही बताया है कि अपनी भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाएं होती हैं। तो बी नंबर आपका सही होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर है ना। अपने घर और परिवार के माहौल से निकलकर जब बच्चा पहली बार विद्यालय में प्रवेश करता है तो उसके पास अपनी एक जटिल एवं समृद्ध संरचना वाली भाषा होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग समझते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी भाषा शिक्षक को यह स्वीकार करना चाहिए कि गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया पर अभिन्न हिस्सा हैं। गलतियों पर बिल्कुल ध्यान न देने से भी सुधर जाती हैं, या फिर बच्चों को उनकी गलतियां समझाना उनके भाषा विकास में महान बाधा है, या बच्चों को भाषा सिखाना जरूरी नहीं है। तो स्वीकार करना चाहिए कि क्या स्वीकार करना चाहिए, 25 का आंसर सभी लोग बताएंगे। और 25 का जो आंसर होगा आपका वो क्या होगा सभी लोगों को बताना है। और आज तो लगभग सभी लोग बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं। और 25 का आंसर ए बिल्कुल सही होगा कि गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा हैं। तो ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। हिंदी भाषा शिक्षक को यह स्वीकार करना चाहिए कि गलतियां सीखने सिखाने की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा हैं। तो ए नंबर जो है आपका सही होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, ए नंबर आपका सही है। ये चीज़ याद रखनी है कि जब बच्चे कहानियाँ पढ़ते हैं तो वे बिना किसी उद्देश्य के पढ़ते हैं, वे घटनाओं पात्रों में उलझ जाते हैं, वे अन्य लोगों के अनुभवों में प्रवेश करते हैं, या उनका नैतिक विकास अनिवार्यतः होता है। तो 26 का आंसर बताना है। 26 का आंसर क्या होगा सभी लोगों को बताना है। जब बच्चे कहानियाँ पढ़ते हैं तो वे बिना किसी उद्देश्य के पढ़ते हैं, वे घटनाओं पात्रों में उलझ जाते हैं। तो अधिकांश लोग उत्तर बता रहे हैं, कुछ लोग सी बता रहे हैं, कुछ लोग डी बता रहे हैं और कुछ लोग ए बता रहे हैं। तो आपका जो आंसर होगा, जब बच्चे कहानियाँ पढ़ते हैं तो वे अन्य लोगों के अनुभवों में प्रवेश करते हैं। तो सी नंबर जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, सी नंबर का। ठीक है, सी नंबर कैसे देखो, प्राथमिक स्तर तक बच्चे कहानियों में अत्यधिक रुचि रखते हैं तथा जब वे उन कहानियों को सुनते हैं तो अन्य लोगों के अनुभवों में प्रवेश करते हैं। तो सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लो। दीपिका एक अच्छी गायिका है, लेकिन कक्षा में जब उसे पढ़ाने को कहा जाता है ना, पढ़ने को कहा जाता है तो वह हकलाकर तुतलाने लगती है। इसका कारण हो सकता है तो क्या होगा, प्रयत्न लाघव, भौगोलिक कारण, मनोवैज्ञानिक कारण, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 27 का आंसर हमें बताना है, सभी लोग बताएंगे है ना। 27 का जो आंसर है वो क्या होगा, तो सभी लोगों को उत्तर बताना है। और सभी लोगों ने जो आंसर बताया है वो बिल्कुल सही बताया है कि इसका जो कारण हो सकता है वो मनोवैज्ञानिक कारण है, यानी कि सी नंबर आपका सही होगा। सी नंबर जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है, ये मनोवैज्ञानिक कारण हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर का है ना। दीपिका
एक अच्छी गायिका है, लेकिन कक्षा में जब उसे पढ़ने को कहा जाता है तो वह हकला कर तोतलाने लगती है। इसका मनोवैज्ञानिक कारण हो सकता है, तो आपका मनोवैज्ञानिक कारण यानी कि सी नंबर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, व्याकरण के संबंध में सत्य है तो क्या है? सत्य बताना है। व्याकरण का काम भाषा सीखना है, व्याकरण का काम भाषा को व्यवस्थित करना है, व्याकरण का काम भाषा को सौंदर्यपूर्ण बनाना है, या फिर व्याकरण का काम भाषा को सरल बनाना है। तो 28 का आंसर 4 विकल्प हैं, 4 विकल्प के माध्यम से सभी लोग लिखेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, है ना। व्याकरण के संबंध में सत्य है तो सत्य क्या है? तब अधिकांश लोगों को प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है और सभी लोगों को पढ़ना है। तो आपका जो आंसर होगा, बहुत सारे लोगों में कन्फ्यूजन है बी और सी में, तो आपका जो आंसर होगा साथियों वो होगा बी, यानी कि व्याकरण का काम भाषा को व्यवस्थित करना, और बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, भाषा को व्यवस्थित करना आपका सही होगा, बी नंबर, ना कि सी, है ना। बी आपका सही है। व्याकरण का काम भाषा को व्यवस्थित करना है। कथन व्याकरण के संबंध में सत्य है, चूंकि व्याकरण नियमबद्ध होता है जो भाषा को शुद्ध और परिष्कृत बनाता है। तब आपका जो विकल्प नंबर बी है वो आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, भेजे मन भावन के उधव के आवन की सुध ब्रज गावन में पावन जबे लगी, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? भेजे मन भावन के उधव के आवन के सुधि ब्रज गावन में पावन जबे लगी, पंक्ति के रचनाकार हमें बताना है। तो क्या होगा? सूरदास जी, कुंभन दास जी, नंददास जी, या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर जी। 29 का उत्तर हमें बताना है। आपका उत्तर क्या होगा? भेजे मन भावन के उधव के आवन की, ये जो पंक्ति हो जाएगी साथियों, ये हो जाएगी जगन्नाथ दास रत्नाकर, यानी कि विकल्प नंबर जो डी है वो आपका सही होगा। डी जिन्होंने बताया है उनका आंसर बिल्कुल सही है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की ये पंक्ति मानी जाती है, और जो जगन्नाथ दास रत्नाकर साहब हैं ये जकी नाम से लिखते थे, इनका उपनाम था जकी, है ना। इनका उपनाम क्या था? जकी था। और ये जगन्नाथ दास रत्नाकर जी की पंक्ति है, सभी को याद रखना है। डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा है? प्रश्न क्रमांक 30 का उत्तर बताना है। भारतेंदु युग को, भक्ति काल को, रीति काल, या फिर छायावाद को। तो प्रश्न क्रमांक 30 का सभी लोग उत्तर बताएंगे, है ना। सभी को बताना है डॉक्टर नगेंद्र ने किस युग को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किया कहा है? तब सभी लोगों को पता है कि जो छायावाद है, यानी कि जो विकल्प नंबर डी है ना। छायावाद 1918 से 1936 का जो काल माना जाता है वो छायावाद युग के नाम से जाना जाता है, और स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ये छायावाद के लिए परिभाषा दी है नगेंद्र साहब ने। ठीक है, सभी को याद रखना है। इस प्रकार से भी क्वेश्चन अगर एक आध दो आपसे पूछ लिए जाएं, है ना, तो उसके लिए भी हमें तैयार रहना है। मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? तब सभी को बताना है मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार श्री राम शर्मा, बनारसीदास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, या फिर राहुल सांकृत्यायन। 31 का आंसर बताना है। जैसे वर्ग 2 में हुआ क्या था कि वर्ग 2 में 3-4 क्वेश्चन उन्होंने नाटक और जो है इनसे पूछ लिए थे, तो उन जो किसी ने पढ़े नहीं थे और वो प्रश्न जिनसे बनते थे तो ठीक है, वो अधिकांश लोग गलत करके आए थे। तो मेरी तिब्बत यात्रा के रचनाकार कौन है? तब अधिकांश लोगों ने बिल्कुल सही बताया है, राहुल सांकृत्यायन जी जो हैं ये मेरी तिब्बत यात्रा के जो रचनाकार माने जाते हैं। ठीक है, और इनकी एक आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा, मेरी जीवन यात्रा इनकी आत्मकथा का नाम है। तो ये चीज भी सभी को याद रखना है, राहुल सांकृत्यायन के। अगला क्वेश्चन है साथियों, त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? 32 का आंसर सभी लोग बताएंगे। त्यागपत्र उपन्यास के उपन्यासकार बताना है। यशपाल हैं, जैनेन्द्र हैं, अज्ञे, या फिर उपेंद्रनाथ अस्के हैं। तो त्यागपत्र का बताना है। उत्तर क्या होगा? त्यागपत्र उपन्यास के जो उपन्यासकार माने जाते हैं, तब अधिकांश लोग उत्तर बताएंगे। सभी लोगों को बताना है त्यागपत्र जो उपन्यास है इसके जो उपन्यासकार हैं वो है कौन? बी, यानी कि जैनेन्द्र कुमार। बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार का है सुनीता, कल्याणी, त्यागपत्र, परख, ये सारे के सारे जो उपन्यास हैं वो जैनेन्द्र कुमार जी के हैं। तो बी नंबर आपका सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? सभी को बताना है। 33 का आंसर बताना है, सभी लोग बताएंगे। और सबसे पहले अगर बात की जाती है कि हिंदी में काल विभाजन की बात कही गई, तो इसी ग्रंथ में कही गई मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में। ठीक है, और इसका रचना काल माना जाता है 1888। ठीक है, और एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के
तत्वाधान में ये प्रकाशित हुई थी और ये रचना के जो लेखक हैं वो जॉर्ज ग्रियर्सन साहब हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन, यानी विकल्प नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इन्होंने सर्वप्रथम भक्ति काल को स्वर्ण युग की संज्ञा दी थी जॉर्ज ग्रियर्सन साहब ने। और सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे, तो सभी लोगों को बताना है। देखो, अगर बात करें कि प्रथम संपादक, तो प्रथम जो संपादक थे वो श्याम सुंदर दास थे। इसके बाद 1903 में जो संपादक बने थे वो कौन बने थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये चीज़ सभी को याद रख लेनी है। और इस प्रकार से जब क्वेश्चन आता है तब आपका उत्तर होता है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। भाषा शिक्षक में होने आवश्यक नहीं है, तो क्या आवश्यक नहीं है, तब सभी लोग उत्तर बताएंगे 35 का। भाषा शिक्षक में होने आवश्यक नहीं है व्याकरण का ज्ञान, सुंदर लेख, विषय और मूल्यांकन विधियों का ज्ञान, या फिर रसायनों का ज्ञान। भाषा शिक्षक में हमें बतानी है 4 विकल्प हैं और 4 में से एक उत्तर सभी लोग बताएंगे। आपका जो आंसर हो जाएगा, अधिकांश लोगों ने 35 का जो आंसर बताया है वो बिल्कुल सही बताया है कि डी नंबर आपका सही है, रसायनों का ज्ञान होना आवश्यक नहीं है, और डी नंबर आपका सही होगा। यहाँ पर हमने 35 प्रश्नों पर चर्चा की है और 35 प्रश्नों के बाद किसने कितने नंबर प्राप्त किए हैं वो सभी लोग बताएंगे, और किसी को कहीं कोई डाउट लगता है वो भी बताएंगे। ठीक है, और वीडियो को सभी लोगों को लाइक करना है। रोज अपनी क्लास होती है कितने बजे, 2:30 बजे होती है। ठीक है, तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करेंगे। जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं वर्ग 2 की पेडागोजी के प्रश्न करने की, बिल्कुल वर्ग 2 की जो पेडागोजी है या वर्ग 2 में जो पेडागोजी के प्रश्न आए थे उनके भी प्रश्न भी हम लेकर के आएंगे। ठीक है, सीमा जी, रोहित जी, अंजना जी, यहाँ पर जसवंत जी बोल रहे थे अभी कि डरते क्यों हो। डर तो लगता ही है साहब कि आपका कोई प्रश्न जो है गलत ना हो, है ना। इस प्रकार से कुछ ना कुछ तो रहता है। कुल अटेंड किए हैं 35 में से 28, साधना जी 33, 35 से 27 कृष्णा जी, सरोज जी, आर्या जी 54 से 35, विजय जी बहुत बढ़िया 35 से 26 भी किए हैं, रेखा जी, अनिल जी 33 से 28, है ना, साधना जी और जितेंद्र जी, ब्रजभूषण जी, राजेश जी 33 से 27, रचना जी 32 से 28, धर्मदास जी 28 से। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर, है ना। अंकुर दीक्षित जी, मनोज जी, शहीद खान जी, प्रीति जी, पुष्पेंद्र जी, युवी जी, शिवा भदौरिया जी, विनोद चावला जी 35 से 30 हैं, रोहित घोसी जी बहुत बढ़िया, और साधना जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जसवंत जी, पूजा जी, प्रीति जी, सुमन जी और पिंकेश जी, साधना कोष्टी जी बहुत बढ़िया। तो इसी प्रकार से अपनी क्लास होती है। मॉर्निंग में नहीं हो पाती, मॉर्निंग में साधना जी, है ना, जितेंद्र जी, और बुक नहीं मिल रही अंकुर दीक्षित। तो कौन सी बुक नहीं मिल रही है कृष्णा? ऑनलाइन भी मिल जाएगी अगर पेडागोजी की खरीदनी है, पेडागोजी की नहीं मतलब ये कंबाइन खरीदनी है। यूथ कंपटीशन की सरिता रावत जी 35 से 25 हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास अपनी होगी पर्यावरण की। पर्यावरण की क्लास होगी शाम को 6:30 बजे। ठीक है, बहुत बढ़िया। अनिल जी बहुत बढ़िया, एक्सप्लेन कर दीजिए, क्या एक्सप्लेन करना है अनिल केवट जी, आर्या पाल जी, ओम प्रकाश जी, नीरज द्विवेदी जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। 35 में से 33 आए हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया नीरज जी, शहीद खान जी, पुष्पेंद्र जी, चौरसिया जी, 16 देखे हैं, 3 गत हो गए हैं, बहुत बढ़िया। तो चौरसिया विवेक जी के, रेखा जी, पूजा जी, है ना, बहुत बढ़िया। मोहम्मद खान जी, जितेंद्र जी, पुष्पेंद्र जी, है ना, मार्केट में ऑनलाइन है, ऑनलाइन देख लो, ऑनलाइन मिल जाएगी आपको। स्मृता जी, ज्योति जी, खुशी जी, अनिल जी, ब्रजभूषण जी, शाहिद खान जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अनुराधा, कौशल जी, नीरज जी, अगर मार्केट में कोई पुस्तक नहीं मिलती तो उसको ऑनलाइन देख लिया करो, ऑनलाइन मिल जाती है और आपके घर आ जाती है वो पुस्तक, अनुराधा जी। ठीक है, बहुत बढ़िया। अरिहंत की बुक है, बहुत बढ़िया। नीरज जी, आर्या जी, ओम प्रकाश जी, विनय जी, गोपाल जी, ज्योति जी, थैंक यू, है ना, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। मैं अधिकांश प्रयास करता हूं कि जो प्रश्न हैं वो आप तक पहुंचें और बिल्कुल सही पहुंचें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करता हूं कि कहीं कोई मिस्टेक ना हो, गलतियां ना हो, और उसके बाद भी अगर कोई गलती आप लोगों को समझ में आती है तो बताने का प्रयास जरूर करें लास्ट में, वीडियो के लास्ट में। ठीक है, बहुत बढ़िया, है ना, बहुत बढ़िया। तो बहुत बढ़िया, ठीक है जसवंत जी, कोई दिक्कत नहीं है। जितेंद्र जी, खुशी जी, अनुराधा जी, है ना, और राजेंद्र
लोधी जी, ठीक है। और ये जो अपनी क्या है वो PDF है वो अपनी टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी। ओम प्रकाश जी और चौरसिया जी, रामकरण सिंह जी, सभी को धन्यवाद। अपनी क्लास में एक ही शिकायत सब लोगों की होती है कि सर नाम नहीं लेते। मैं चाहता हूं कि अपनी जब क्लास होती है बिना डिस्टरबेंस के क्लास चले, है ना, ताकि सभी लोगों को अच्छे से अच्छे समझ में आए, है ना। कुछ लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बोला कि सर बीच में अपन क्या करते हैं, अगर नाम लेते हैं किसी का तो उसमें दिक्कत होती है, समझने में भी दिक्कत होती है। तो मैंने भी यही सोचा कि हाँ सही बात है, और जितने लोग जुड़ पा रहे हैं, जितने लोग नाम के पीछे आ रहे हैं, मुझे बिल्कुल भी कहीं दिक्कत नहीं है। जो नाम के पीछे आ रहे हैं वो बिल्कुल अपना नाम लेने वाली क्लास में जाएं। मैं चाहता हूं कि लास्ट में आपका सारी की सारी जो समस्याएं हैं, नाम लेने की समस्या, वो भी लास्ट में मैं कर देता हूं। लेकिन बीच की क्लास में मुझे भी थोड़ा अजीब लगता है, और पढ़ने वाले, बाद के पढ़ने वालों का भी अजीब लगता है पढ़ने में, ठीक है। तो इसलिए सभी का कॉम्बिनेशन बने रहे, इसी हिसाब से मैंने जो है नाम लेने की जो प्रक्रिया है वो कम की है। लेता रहता हूँ बीच बीच में, लेकिन वो कम की है ना। तो सरिता जी, विनय जी, ओम प्रकाश जी और ज्ञान सिंह जी, अनिल जी, बहुत बढ़िया। लास्ट में क्या है वो सही है, शिवाजी, सभी के लास्ट में मैं नाम लूंगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। मुझे पता है कि नाम लेने से बहुत बढ़िया सभी लोगों को भी एक आत्म गौरव की बात हो जाती है ना। विनय कुमार जी, टेलीग्राम है IAS स्टडी ट्रिक नाम से, तो उससे सभी लोगों को जुड़ जाना है। और सारी की सारी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मैं प्रेषित करता हूं। जब भी मुझे टाइम मिलता है तो मैं पूरी की पूरी PDF उठा के टेलीग्राम में डाल देता हूं, है ना। लबी कंबोज जी, धर्म जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जो भी पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ें, और मुझे इससे बिल्कुल कहीं तकलीफ नहीं होती है ना। जिसको अच्छा लग रहा है उनको पढ़ना चाहिए, और जिसको नहीं समझ में आ रही उनको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए। ये मेरा आप सभी के सुझाव है, जहां आपको अच्छी चीज मिलती है, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जसवंत जी, बहुत बढ़िया विचार है आपका, और यही मैं चाहता हूं कि जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं वो क्लास में रहेंगे। जो टाइम पास करने आते हैं उनका नाम लेने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। टाइम है लबी जी अपना 2:30 बजे रोज क्लास होती है हिंदी शिक्षा शास्त्र की, शाम को 6:30 बजे होती है पर्यावरण की, 7:15 पर अपनी बाल विकास होती है, और 10:10 पर होती है अपनी हिंदी व्याकरण की, ठीक है। हिंदी व्याकरण के भी बहुत ही महत्वपूर्ण मैंने टेस्ट सीरीज निकाली है ना। टेस्ट सीरीज जो है नोट्स बना रहा हूँ। तो इसके बाद हस्तलिखित कुछ नोट्स हैं, 3-4 वीडियो वाले और हैं। तो हस्तलिखित नोट्स जो भी 3-4 वीडियो में कंप्लीट होंगे, उसके बाद नोट्स भी कंप्लीट हो रहे हैं। नोट्स के आधार पर भी आपको क्रमबद्ध जो है तरीके से आपको पढ़ाएंगे, आपका अभ्यास करवाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो ऑफलाइन भी दिखी हैं, ऑफलाइन भी हैं सभी क्लासें, तो ऑफलाइन भी सभी लोग देख सकते हैं, ऑनलाइन भी आ सकते हैं, ठीक है। और PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल और अच्छा से अच्छा मटेरियल आप तो लोगों तक प्रेषित किया जाए। तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो लेबी कंबोज जी और रंजना यादव जी, सभी को धन्यवाद। सभी लोग इसी प्रकार से जुड़े रहें जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता कि मुझे अनाप शनाप या कुछ भी लोग भीड़ मचाने से वो हो। मेरी क्लास में आपने देखा होगा सिर्फ बात होती है स्टडी की, है ना। किसी भी प्रकार से अपन, कोई भी लोग इस प्रकार से बात नहीं करते। स्टडी वाली बात हो, बिल्कुल इसी प्रकार से स्टडी करते रहें, ठीक है। मुझे भी अच्छा लगता है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है सभी के साथ में। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही साथियों, जय हिंद।